देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी नजर इस बुलेटिन में होगी, लेकिन आपको हम जिन हालातों ने खौफनाक परिस्थितियां पैदा की हुई हैं, आपको दर्द उसका भी दिखाएंगे। कोरोना सबसे खतरनाक रूप में सामने आ चुका है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और अब तक 12 लोग से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 45,000 का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जब 24 घंटे में इतना ज्यादा इजाफा हुआ। श्वेता, बिल्कुल मीनाक्षी, आप सही कह रही है। वैसे आपको हम बता दें कि कोरोना की ये महामारी पूरी दुनिया को चीन ने दी है। आज पूरे विश्व को तहस नहस कर चीन रोज नई नई साजिशें रच रहा है। एक तरफ एलएसी पर चालबाजी तो उसके लिए आम बात हो गई है, लेकिन हद तो ये हो गई है कि चीन चोरी पर भी उतर रहा है। जी हां, हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने की वैक्सीन के फॉर्मूले की चोरी। नेहा, और 3 at 3 में खबरों की शुरुआत हम करेंगे पूर्वी भारत में बाढ़ की विभीषिका से। हालात वहां पर चिंताजनक हैं, क्योंकि लाखों लोग बर्बादी की कगार पर हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनका घर बार सब कुछ छिन चुका है, बह चुका है, विस्थापित ये लोग हो चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं, और ऐसे लोगों की सिसकी शायद अब तक सरकार नहीं सुन सकी है। कहीं पुल पर पानी तो कहीं नदियों में उफान, कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं बाढ़ विकराल। कुदरत की त्रासदी नॉन स्टॉप जारी है। झारखंड के पलामू जिले में कुदरत का अटैक देखिए। पलामू के सतबरवा में मलय डैम में उफान आ गया तो सरहद तोड़कर पानी पुल पर आ गया। तेज बहाव की ताकत के सामने भारी भरकम सवारी गाड़ी खिलौना बन गई। देखते ही देखते नियंत्रण खो दिया और पलट गई। जैसे तैसे गांव वालों ने यात्रियों को बहने से बचाया। बिहार के रक्सौल पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ नेपाल से पानी का तेज बहाव नदियों में पानी के करंट को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ बारिश से लोग परेशान हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि सीमा की सुरक्षा में लगे एसएसबी के कई कैंप बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ आई तो बदहाली लाई। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा है, लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में रात काटनी मुश्किल हो गई है। रात में मुश्किल भरे हालात में 4 लोगों की जान एनडीआरएफ की टीम ने बचाई। सीतामढ़ी में सैलाब में प्रशासन के दावे बह गए। सीतामढ़ी के सुरसंड के लोग परेशान हैं। सुरसंड के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जान जोखिम में डालकर लोग जुगाड़ की नाव पर सफर कर रहे हैं। रुन्नी सैदपुर में गरीबों की बस्तियों पर बाढ़ ने गुस्सा निकाला। कई झोपड़ियां पानी में जलमग्न हो गई। जिंदगी भर सैलाब से जद्दोजहद की और मरने के बाद भी सैलाब बन गई अड़चन। यूपी के महाराजगंज में ऐसा ही आलम है। लोगों को अंतिम संस्कार में काफी दिक्कतें हो रही है। नेपाल की पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश हुई तो गंडक नदी ने खतरे के निशान को फर्राटेदार तरीके से पार कर लिया। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो हालात बिगड़ गए। पूर्वोत्तर राज्य असम में कुदरत ने खूंटा गाड़ दिया है। लगातार बारिश और सैलाब के सामने लोग बेबस हैं। असम के गोलाघाट में ब्रह्मपुत्र नदी ने आंखें तरेर दी है। असम के 33 में से 28 जिलों में बाढ़ का कहर है। कहीं बाढ़ की विभीषिका तो कहीं भूस्खलन का दर्द। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पहाड़ दरकने लगे, मलबा गिरने लगा। भूस्खलन की वजह से ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। बड़े बड़े पत्थर सामने आकर अड़ गए। बारिश के साथ भूस्खलन ने आग में घी डालने का काम किया है। विनाश का ये तो महज ट्रेलर है, अभी कई झटके बाकी हैं। कुदरत की ये लीला न जाने कब जाकर खत्म होगी। पलामू से करुणाकरण, गोलाघाट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। श्वेता और मीनाक्षी, यहाँ पर बिहार का जिक्र करना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ से हाहाकार है। राज्य का उत्तरी हिस्सा तो तबाही के मुहाने पर खड़ा हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कह रही है नेहा आप। और देखिए, राज्य के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सरकारी तैयारियों और इंतजामों की पोल खोलती हैं। श्वेता,
बिल्कुल सही कह रही हैं आप मीनाक्षी। दरअसल सवाल यहाँ पर यही उठता है कि हर साल ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की तबाही और त्रासदी देखने को मिली है, उसके बावजूद जुलाई आते आते ही इस तरह का संकट गहराता है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे हर साल इसी तरह बैठी रहती है। बदकिस्मत बिहार बेबस है, लाचार है। अभिशाप समझा जाने वाला बाढ़ हर साल की तरह इस बार भी कहर बरपा रहा है। आशाएं डूब रहे हैं तो लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए सुरक्षित ठौर ठिकाने खोज रहे हैं। राज्य के करीब दर्जन भर जिलों में स्थिति नाजुक है। करीब 5 लाख की आबादी प्रभावित हो चुकी है। सैलाब का ये तांडव कई दिनों से चल रहा है, लेकिन तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार में आसमानी आफत से हो रही तबाही की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का कहर टूटा है। घरों में पानी घुस चुका है। इस मुसीबत के बीच जुगाड़ टेक्निक के सहारे जिंदगी कट रही है। पानी इतना है कि इसके बीच दिन काटना बेहद मुश्किल है। जो थोड़ा बहुत सामान है उसे लेकर लोग ऊंचाई वाले हिस्से में जाकर अपनी जान बचा रहे हैं। हम लोग के बूढ़ी गंडक में घर है, बाढ़ से आ गया, घर आर डूब गया, सारा घर आर डूब गया। बांध पर हम लोग व्यवस्था किए हैं, जा रहे हैं। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड में भी तबाही का वही आलम है। नजरें जहां तक जाए पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये मुरली गांव का मुख्य सड़क मार्ग है जो कि अन्य गांवों को भी जोड़ता है, जहां लाखों की आबादी रहती है। लेकिन जिस तरीके से कोसी में पिछले 24 घंटे में जलस्तर में वृद्धि हुई है, तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो नेपाल की तरफ से आया है, उसके बाद कोसी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाहाकार मचा रही है। और ये जो गांव की मुख्य सड़क थी जो अन्य पंचायतों को जोड़ती है, लाखों की आबादी को जोड़ती है, वो सड़क देख सकते हैं वो टूट चुका है। घर गृहस्थी का सारा सामान नाव के सहारे ढोया जा रहा है। उफनती लहरों के बीच जान जोखिम में डालकर लोग सफर पर निकलते हैं, लेकिन कई बार वो पस्त हो जाते हैं। इलाके के लोग बेबस हैं। जिंदगी घुटने भर पानी में ही काटना उनकी मजबूरी बन चुकी है। इस वक्त हम मुरली गांव में मौजूद हैं जो कि सहरसा के महिषी प्रखंड में है। और आप देख सकते हैं यहाँ हम रामविलास सदा के घर पे मौजूद हैं। ये यहीं के एक रहने वाले हैं। इनके घर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो कोसी का पानी वो भर चुका है। कमर भर पानी है, कहीं घुटने भर तक पानी है। और इसी तरीके से जो है आप समझ सकते हैं इसके घर में इतना पानी भर आता है तो फिर जिंदगी किस तरीके से जो है वो तैरने लगती है। सुपौल की सुफनती नदी का रौद्र रूप देखिए। जिले के सैकड़ों गांवों में एक जैसा संकट है। बाढ़ से त्राहिमाम है। कोसी में उफान से किनारों का कटान शुरू हो चुका है। नेपाल से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जो मुसीबत को बेहिसाब बढ़ा रहा है। हालात तेजी से बिगड़े हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। मोतिहारी में सड़कों के ऊपर से मानो नदी बहने लगी है। बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। कहीं कहीं सड़क बह गई है। सुगौली में रिंग बांध टूट गया है जिससे कई गांवों में शामत आ गई है। थाना परिसर में भी पानी भर चुका है। कई गांव, सैकड़ों घर, स्कूल सब पानी में तैरते दिख रहे हैं। सैलाब का सितम ऐसा है कि उत्तरी बिहार के करीब 245 पंचायतों में तबाही मची है। अब तक करीब 5000 लोगों को रिलीफ कैंपों में भेजा जा चुका है। मोतिहारी से सचिन पांडे, सुपौल से प्रेमचंद्र मेहता और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ रोहित कुमार सिंह, सहरसा, आज तक।
तो ये जो तस्वीरें आपने देखी ये बिहार की थी, जहां पर सरकारी सुस्ती कह लीजिए या अनदेखी कह लीजिए, उसका खामियाजा वहां की जनता भुगत रही है। अब आपको हम लिए चलेंगे असम, जहां पर हालात लगातार नेहा बिगड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और असम में हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा पीछे काफी दिन से मौजूद हैं, वहीं पर अलग अलग इलाकों में वो जा रहे हैं, वहां से रिपोर्ट भी दे रहे हैं। असम में 27 लाख की आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हुई है, 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है मीनाक्षी। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब असम में हर साल ब्रह्मपुत्र उफान पर होती है तो क्यों नहीं उसके मुताबिक वहां पर इंतजाम किए जाते हैं। ये बहुत वैलिड पॉइंट नेहा आपने उठाया, लेकिन अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो कि वहां की लाइफलाइन कही जाती है, उसी नदी के बीचों बीच जो बसा है काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां की परिस्थितियां देखिए। हर साल ये तस्वीरें हम टेलीविजन पर दिखाते हैं। इस पार्क में 127 जानवरों की अब तक मौत हो चुकी है और इसमें दुर्लभ प्रजाति के गैंडे भी शामिल हैं। असम पर कुदरत की सबसे बड़ी मार पड़ी है। करीब करीब पूरे राज्य की सांस मानो अटकने लगी है। ऐसा लग रहा है कि पूरा असम जल प्रलय से जूझ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप कोई नरमी नहीं बरत रहा। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित है गोलापारा जिला। यहां बाढ़ ने सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। यहां लगातार लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। असम के गोलाघाट में भी हालात बेहद गंभीर हैं। वहां आज तक की टीम पहुंची। यहां की तस्वीरें डराने वाली है। गांव में 8 फीट तक पानी भरा है, लिहाजा नावों से ही बाढ़ में फंसे लोगों तक दवाइयां और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो गोलाघाट में एकदम नेशनल हाईवे के पास ये फ्लड रिलीफ कैंप बनाया गया है, जहां आसपास के जितने आदिवासी और गांव के लोग हैं वो आते हैं, रहते हैं। खाना यहाँ वो खुद बनाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है फ्लड रिलीफ कैंप जो असम के अलग अलग जिलों में बनाया गया है। बड़ी संख्या में आपको बताएं कि 25 से 27 लाख लोग चूंकि प्रभावित हुए हैं, ऐसे में उन्हें खाना मुहैया कराना, राशन मुहैया कराना, दवाइयां देना एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ बाढ़ विकराल है तो दूसरी तरफ कोरोना का कहर भी जारी है और देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और नेहा, बीते 24 घंटे में तो रिकॉर्ड टूट गया। बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है क्योंकि 24 घंटे में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रिकॉर्ड इसने छू लिया है। 45,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में बीमार हुए हैं। 1129 लोगों की जान गई है। श्वेता, बिल्कुल, और हालात आप इससे समझिए कि इतने बिगड़ गए हैं कि कोरोना के कुल मामले अब करीब 21 दिनों में ही दुगने यानी कि डबल हो रहे हैं। कई राज्यों ने इसी को देखते हुए, कोरोना विस्फोट को देखते हुए अब लॉकडाउन का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। टूट गए सारे रिकॉर्ड। कोरोना ने मचाया हड़कंप। देश में संक्रमण का अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। भारत में 24 घंटे में 45,720 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 1129 लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 45,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का वायरस अपने शिकंजे में ले चुका है। इनके मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। ऐसे में दिल्ली के बारे में भले कहा जा रहा हो कि यहां पीक टाइम गुजर गया है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में अभी भी कोरोना का पंजा और शिकंजा उतना ही जानलेवा, उतना ही पैना, उतना ही खतरनाक है। खतरनाक बात यह है कि भारत में कोरोना का डबलिंग रेट तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कोरोना के मामले अब 21.6 दिनों में दोगुना हो रहे हैं। गुजरात से कल ये खबर आई है कि औरतों में संक्रमण ज्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद वायरस अपनी तस्वीर बदल रहा है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। इसका अभी प्रमाण आना बाकी है, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। तो रूरल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में कोरोना बढ़ रहा है। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना के अब तक 12,38,635 मरीज हो गए हैं।
इनमें से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,37,607 कोरोना से बीमार हुए, जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में 1,86,492 मामले हैं, जबकि दिल्ली में 1,26,323 लोग वायरस की चपेट में आ गए। कर्नाटक में 75,833 मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में 64,713 लोग कोरोना से बीमार हुए और यूपी में 55,588 को वायरस ने बीमार किया। दिल्ली में आहिस्ता आहिस्ता हालात सुधर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में हालात बेकाबू हैं। खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने कड़े कदम उठाए हैं। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड पर तालाबंदी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी आज और शनिवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि भोपाल में भी 24 जुलाई से 10 दिन का लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब 24 जुलाई की शाम से 10 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कल जो कोरोना समीक्षा बैठक हुई है उसी में ये फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे पहले भोपाल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 12 से ज्यादा इलाकों में लोकल लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब ये बड़ा फैसला किया गया है। कोरोना के संक्रमण काल में खतरा बड़ा है, रास्ते मुश्किल भरे हैं। एक दिन में 45,000 से ज्यादा मरीजों के आंकड़े हमें बार बार अलर्ट कर रहे हैं। हालांकि कोरोना विस्फोट के खतरे के बीच एक शुभ संकेत भी आया है। कल से दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहा है। हालांकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आपको याद होगा आज तक पर हमने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इंटरव्यू दिखाया था। इस इंटरव्यू में मंगल पांडे ने कहा था कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे निरीक्षण के लिए एनएमसीएच पहुंचे। आज तक की खबर का ये बड़ा असर है, क्योंकि यहां इस निरीक्षण के दौरान भी उन्होंने पाया कि व्यवस्थाओं में कमी है। कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था एक तरीके से चरमरा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी स्वास्थ्य लाभ का इंतजार कर रहे हैं। हमने बदहाली की तस्वीरें लगातार एनएमसीएच, पीएमसीएच से दिखाई हैं और इसी खबर का अब यह असर देखने को मिल रहा है। तो हमने आपको बताया था कि सरकार के दावे अलग हैं, मंत्री के दावे अलग हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसलिए जमीन पर उतरना पड़ता है। मंत्री उतरेंगे तभी कुछ देख पाएंगे कि असलियत क्या है। दरअसल अब बात कर ले हम पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कोरोना का खतरा बढ़ा तो लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। ममता सरकार ने 3 दिन यानी कि आज शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया, तो यहां सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सवाल दागे कि आखिर शुक्रवार यानी कि कल क्यों नहीं लॉकडाउन है। वीरान सड़कें, इक्का दुक्का वाहनों की आवाजाही, सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा, आने जाने वालों से पूछताछ। पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों का आज ऐसा नजारा है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए आज पश्चिम बंगाल में एक दिन का लॉकडाउन है। पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन का लॉकडाउन किया है, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि गुरुवार, शनिवार और अगले बुधवार इस लॉकडाउन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन। सड़कों पर सिर्फ कुछ गाड़ियां नजर आएंगी। इस समय कोलकाता में, दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में पूरी तरह से गाड़ियों की संख्या आपको दिखेगी कि नहीं है। पश्चिम बंगाल के 5 शहरों की तस्वीर देखिए। कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, आसनसोल, सिलीगुड़ी, शहर शहर लॉकडाउन में है। ये लॉकडाउन सिर्फ आज के लिए है। कल फिर सब कुछ खुल जाएगा। दोबारा 25 और 29 जुलाई को लॉकडाउन लगाया जाएगा। आज के सारा दिन लॉकडाउन, क्यों अजताय बाड़ी থেকে বেরোবেন না, क्यों अजताय बाड़ी থেকে বেরোবেন না। आंकड़ों को लेकर काफी लुकाछुपी के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मान लिया कि सामुदायिक संक्रमण जैसी स्थिति आ चुकी है। বিভিন্ন সময় মিটিং করে সপ্তাহে 2-1 দিন করে এটাকে সাডেন ব্রেক দিলে লকডাউনের মতো 1-2 দিন করে সপ্তাহে কমপ্লিট অন্যান্য কর্মাবলী বন্ধ করলে
তার একটা ভালো এফেক্ট পাবে। लेकिन कोरोना रोकने के लिए एक एक दिन का लॉकडाउन करने का क्या फायदा होगा, इसे लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान छिड़ गया है। आज लॉकडाउन है, शनिवार को लॉकडाउन, लेकिन कल यानी शुक्रवार लॉकडाउन नहीं। पटना में होम आइसोलेशन में चल रहे एक कोविड मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज के दोनों बेटे घर के बाहर एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों का इंतजार ही करते रह गए। 14 घंटे बाद एम्बुलेंस तो आई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचे। सभी के यहाँ कॉल कर करके थक गया है सर, लाश बदबू देने लगा है। बिल्कुल ही लाचार हो चुके हैं। वार्ड पार्षद से लेकर एसडीओ, पुलिस, डीएम, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। मात्र 2 आदमी हैं। आर्थिक के लिए कंधा देने के लिए 4 आदमी होता है, लेकिन हम 2 आदमी हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की एक और तस्वीर। घर के बाहर ये लोग एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ का इंतजार कर रहे हैं। इनके घर के भीतर एक कोविड मरीज का शव पड़ा हुआ है। और क्या करे, सुबह 5 बजे सुबह से मेरे पापा जी डेथ कर गए हैं कोरोना से, और एसडीओ, मंत्री सब जितना है पठाना प्रभारी सभी के यहाँ कॉल कर करके थक गया है सर, लाश बदबू देने लगा है। खुद से हम अपना पीपी किट पहने हैं और अपने पिताजी को, बस 2 भाई हैं। हाँ सर, बस 2 भाई हैं। अपने जान पर खिलवाड़ कर कर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसके बारे में कोई मालूम नहीं है कैसे क्या करना है। हम लोग बिल्कुल ही लाचार हो चुके हैं। वार्ड पार्षद से लेकर एसडीओ, पुलिस, डीएम, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। करीब 14 घंटे बाद एक एम्बुलेंस आई, लेकिन उसमें ड्राइवर के अलावा कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था। दोनों भाइयों ने खुद पीपीई किट पहनकर पिता के शव को एम्बुलेंस पर रखा। हमको तो एम्बुलेंस का सूचना मिला गया, हमने मतलब लेकर के पहुंचे हम, मतलब पेशेंट पार्टियों का दरवाजे पे। अब टीम के लोग तो हमको साथ रहते नहीं है। ये किन्होंने भेजा आपको? ये हमारे एसडीओ ने भेजे, मतलब पशुपतिनाथ और क्रिकेट का एसडीओ जो होते हैं एम्बुलेंस का, वो हमारे भेजे ड्राइवरों का। पटना सिटी के चौक हरमिंदर गली की यह तस्वीर बिहार में कोरोना से चल रही जंग में लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह एक पीड़ित पर कोविड-19 मरीज के अंतिम संस्कार का जिम्मा छोड़ दिया गया, वो चिंता में डालने वाला है। नियम के तहत कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में होना चाहिए ताकि इसका संक्रमण न फैल सके, लेकिन यहाँ तो परिवार को ही सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया गया। राजेश कुमार झा, पटना, आज तक। बिहार में इलाज में कोताही को लेकर बवाल है तो एमपी में बकरीद की कुर्बानी पर सियासी जंग छिड़ी है। भोपाल में कल से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। 10 दिन के लॉकडाउन का मतलब है कि बकरीद का त्योहार लॉकडाउन में आ जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस के विधायक ने सवाल उठाए हैं। बकरीद पर हर साल का ये नजारा पारंपरिक है, लेकिन इस बार बकरीद के त्योहार पर लग गया है कोरोना का ग्रहण। कोविड-19 को लेकर जारी पाबंदियों की वजह से मस्जिदों और मैदानों में खुलेआम इस तरह से नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। कुर्बानी भी कैसे होगी, ये भी अटकलों के दायरे में है। रही सही कसर कई राज्यों में खुदरा लॉकडाउन ने पूरी कर दी। एमपी की राजधानी भोपाल को लीजिए, कल से 3 अगस्त तक वहाँ लॉकडाउन है, जबकि 1 अगस्त को बकरीद है। कि मैं आपके बीच आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि भोपाल के लोगों से कह रहा हूँ कि आज रात तक अगर सरकार निर्णय वापस ले लेती है तो ठीक है, और नहीं तो कल पूरे पुराने भोपाल, नए भोपाल, पूरा भोपाल का शहर जो चाहते हैं कि त्योहारों पे लॉकडाउन नहीं रहे, वो अपने घरों पे विरोध स्वरूप काले झंडे लगाकर इसका विरोध करेंगे। इस तरह नहीं होगा, हर हाल में कुर्बानी होगी और कुर्बानी को रोक नहीं सकते। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। जान है तो जहान है, जान है तो त्योहार है। इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है, और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। देश कोरोना से त्रस्त है और यहाँ कुर्बानी पर जुबानी जंग छिड़ी है। भोपाल का ही आंकड़ा लीजिए, कोरोना की मार यहाँ कम नहीं है। एमपी की राजधानी में 4669 केस अब तक सामने आ चुके हैं। भोपाल शहर
कोरोना में अपने 144 निवासियों की जिंदगी गंवा चुका है। यही वजह है कि शहर में कल से 10 दिनों तक का लॉकडाउन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब 24 जुलाई की शाम से 10 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कल जो कोरोना समीक्षा बैठक हुई है उसी में ये फैसला लिया गया है। बकरीद को लेकर विवाद सिर्फ एमपी में ही नहीं बल्कि ये झगड़ा यूपी भी पहुंच गया है। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद पर नमाज के लिए मस्जिदें और ईदगाह खोलने की मांग की। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सकें, उनकी कुर्बानी कर सकें। शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाए। इंसानी जानें बचाना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ऐसे वक्त में कुर्बानी, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह को ज्यादा पसंद आएगी जो हम इंसानों के लिए करेंगे। बकरा काट देना अगर इस साल इस तरह की महामारी के दौरान कोई परेशानी है, और जो बात उन्होंने नमाज की बात कही है, तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं लोग, या देवबंद से भी अभी एक लेटर आया, नहीं देना चाहिए। नमाज पर पाबंदी नहीं है। कुर्बानी को लेकर मचे घमासान से हैरानी होती है। देश में कोरोना का केस 12 लाख पार कर चुका है। एक ही दिन में 45,000 से ज्यादा मामले आ गए। एक ही दिन में 1,000 से ज्यादा मौत हो गई। लेकिन कोरोना को खत्म करने की जगह कुर्बानी पर जंग हो रही है। ये कैसी विडंबना है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे सबसे पहले, जो कि चीन को लेकर है। जिस तरीके का अंदेशा था, चीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेंगोंग से पीछे नहीं हटेगा चीन, ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि पेंगोंग गोगरा से अब पीछे नहीं हटेगा चीन, इस बात पर अड़ गया है। गोगरा पोस्ट से भी चीन नहीं हटेगा। हालांकि बातचीत का दौर लगातार मीनाक्षी और श्वेता जारी था, लेकिन इसके बावजूद अब चीन ने अपनी चाल चल दी है, पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। एलएसी पर इस वक्त ये बड़ी खबर पूर्वी लद्दाख से, जहां पर चीन ने पीछे हटने से मना कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये परिस्थितियां आगे अब किस दिशा में जाती हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो है बातचीत चल रही थी, सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही थी, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ऐसे में हालांकि हॉट स्प्रिंग तक पीछे हटने के संकेत दिए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो सैन्य स्तर की बातचीत हुई थी उसमें चीन की तरफ से रिजर्वेशंस दिखाई दे रहे थे कि वो पैंगोंग को लेकर उतना ज्यादा सकारात्मक नहीं है जितना बाकी मुद्दों में दिखाई दिया बातचीत को लेकर। और अब ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसमें चीन की तरफ से कहा गया है कि पैंगोंग और गोगरा यहां से पीछे हटने के लिए चीन तैयार नहीं है। यानी पैंगोंग को लेकर अपना दावा छोड़ने को चीन तैयार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लिए भी ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लद्दाख गए थे और वहां पर लेह से उन्होंने जो स्पीच दी थी, उन्होंने ये साफ स्पष्ट कहा था कि विस्तारवाद का युग अब चला गया है, विस्तारवाद की नीति अब नहीं चलेगी, और मैसेज ये चीन के लिए ही था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब चीन की तरफ से अब ये बात सामने आ रही है, पैंगोंग गोगरा को लेकर जो पेंच अब फंसा है, ऐसे में अब आगे हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी क्या रहती है और इन परिस्थिति पर श्वेता आगे कैसे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, और इसी बात को कहीं ना कहीं हम अच्छे तरह से समझ रहे थे, और इसलिए पिछले दिनों लगातार जितनी भी खबरें चीन से रिलेटेड आ रही थी उसमें मीनाक्षी हम कह भी रहे थे कि चीन पर विश्वास करना दरअसल बड़ा मुश्किल है। और पैंगोंग गोगरा से जो अभी खबर आ रही है कि उससे चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, शायद कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से भांप रही थी, समझ रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे और रक्षा मंत्री के दौरे में भी ये बात सामने आई। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ये बहुत बड़ी खबर है, चीन एक बार फिर से अपनी उसने चाल चली है और अपना चरित्र दिखाते हुए उसने कहा है कि वो अब नहीं हटेगा पैंगोंग गोगरा से। आपने बिल्कुल सही कहा, चीन आनाकानी कर रहा है अभी भी, और ये तब जब कोर कमांडर के स्तर पर चीन ने कहा कि वो हट जाएगा प्री अप्रैल पोजीशन पर, लेकिन अभी भी गोगरा और पेंगोंग दो जगह चीन आनाकानी कर रहा है। उसने दिखावे के तौर पर कुछ सिपाही तो पीछे कर लिए, लेकिन अपनी पूरी सेना उस रोड मैप के मुताबिक चीन ने पीछे करने से इनकार कर दिया, या उसमें अभी भी ढिलाई बरत रहा है। और इससे चीन की मंशा साफ हो जाती है कि वो फिंगर 4 और 5 के इलाके के बीच में और गोगरा पोस्ट पर टिके रहना चाहता है, और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है
क्योंकि भारत ने कहा है कि चीन को पूरी तरह से मई से पहले की स्थिति को बरकरार करने की आवश्यकता है, जो चीन इस समय नहीं कर रहा है। अब देखना यह होगा कि अगले राउंड बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाएगा या भारत को कोई और कदम उठाने की अब जरूरत पड़ सकती है। गौरव, एक चीज बताइए, जो पैंगोंग और गोगरा वाला ये इलाका जहां से चीन नहीं हटना चाहता, अभी उसकी प्रेजेंट स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? दोनों ही सेनाएं, अगर मैं पेंगोंगसो की आपको बात बताऊं तो दोनों ही सेनाएं इस समय आमने सामने खड़ी हैं। फिंगर 5 के इलाके के पास पेंगोंग में चीन है और फिंगर 4 और 3 के बीच में भारतीय सेना है। रिजलाइन की अगर बात करें तो फिंगर की बात हो गई, जो वो फिंगर्स ऊपर पहाड़ी के चोटी तक जाती हैं। चोटी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने बिल्कुल है, कुछ पीछे हटी हैं ताकि एकाएक गलवान जैसी स्थिति ना हो जाए। और संभवतः कुछ ऐसी ही स्थिति गोगरा में भी है, जहां एक पूरी पलटन भारतीय सेना की और एक पूरी पलटन चीन की सेना की कुछ दूरी पर है, और दोनों की जो तोपखाने और बाकी सैनिक हैं वो अपने अपने इलाकों में पीछे लेकिन पूरी तरह से तैनात हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गौरव सावंत हमें संवाददाता जानकारी देते हैं किस तरीके से अब चीन जो है वो साफ कर चुका है कि इन दोनों इलाकों से वो पीछे नहीं हटने वाला। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, राफेल से जुड़ी हुई खबर है। चीन की इसी हिमाकत को देखते हुए वायुसेना ने फैसला किया है कि राफेल में हैमर मिसाइल लगाए जाएंगे। जी हाँ, 29 जुलाई फ्रांस से लाए जा रहे हैं राफेल विमान और राफेल लड़ाकू विमान में हैमर मिसाइल भी लगाए जाएंगे। चीन के साथ हाल के विवाद को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इसका ऑर्डर फ्रांस को दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इस पर अमल हो सके। इस मिसाइल से एयरफोर्स की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। तो फ्रांस को दिया जा रहा है हैमर मिसाइल का ऑर्डर। आपको हम बताएंगे हैमर मिसाइल के भी बारे में, लेकिन राफेल का ऑर्डर दिया जाना और राफेल का आना वायुसेना में अपने आप में और ताकत भरेगा, और उसमें हैमर मिसाइल का आ जाना जिसका ऑर्डर किया गया है, फ्रांस को दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि चीन की गुस्ताखी को देखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। चीन को पहले से ही उसकी चाल को हम समझ रहे थे, इसीलिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का जब दौरा भी हुआ तब भी ये बातें कही गई थी कि वायुसेना पूरे अलर्ट मोड में रहे। और देखिए श्वेता, जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि कैसे इस मिसाइल के जरिए रफाल और ताकतवर हो जाएगा, वैसे तो रफाल पहले से ही खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, लेकिन स्कैल्प मिसाइल, मेट्योर मिसाइल और माइका मिसाइल भी इसमें लगे होंगे। माइका मिसाइल तो साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, और अब हैमर मिसाइल रफाल की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। यानी स्ट्रैटेजिकली, रणनीतिक तौर पर सामरिक शक्ति को अपने बढ़ाने के लिए क्या आगे और प्रभावी कदम हो सकते हैं, उसको लेकर हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। तो देखिए, हैमर मिसाइल की भी ताकत हम आपको दिखा रहे हैं। 60 से 70 किलोमीटर की रेंज को हवा से जमीन में मार करने वाली ये मिसाइल है। तो चीन की गुस्ताखी को देखते हुए भारत ने बड़ा फैसला किया है, तो उसी चीन को अमेरिका ने भी सबक सिखाने की ठान ली है। श्वेता, बिल्कुल, ट्रंप सरकार ने गंभीर आरोप लगाते हुए ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फरमान सुना दिया है। नेहा, दरअसल कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से चीन को यहां पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका जैसी ताकतवर देश अगर इस तरीके का संदेश देता है तो चीन को कहीं ना कहीं इस बात से सबक लेने की जरूरत है कि उसे आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है। अमेरिका अब भारत, जापान जैसे देश से दोस्ती कर सबक सिखाने की बात भी कह रहा है, यानी कि अगर अमेरिका और भारत साथ हो जाते हैं तो चीन के लिए यह एक बड़ा नुकसान होगा। चीन ने भारत से दुश्मनी निभाई, अब उसी चीन को अमेरिका आंखें दिखा रहा है। ब्रिटेन भी बिना नाम लिए चीन को हिंदुस्तान की ताकत का आईना दिखा रहा है। अमेरिका चीन से तमतमाया हुआ है। उसी का नतीजा है कि ह्यूस्टन में अमेरिका ने चीनी दूतावास को 72 घंटे के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। दावा है कि चीन के दूतावास में सीक्रेट फाइल्स जलाई जा रही थी। इसके बाद अमेरिका ने दूतावास को बंद करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन आर्टगस ने आरोप लगाया है कि ह्यूस्टन में चीनी महावाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अपने नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए किया गया था। चीन इस दूतावास के जरिए अमेरिका में देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था।
अमेरिका के इस कदम ने चीन को हिलाकर रख दिया है। चीन की तरफ से पलटवार में कहा गया है, हम अमेरिकी सरकार से अपने गलत फैसले को तुरंत रद्द करने का आग्रह करते हैं। अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो हमें मजबूरी में उसकी प्रतिक्रिया में कुछ करना पड़ेगा। अमेरिका ने जो डिसीजन लिया है कि चीन को ये कहा है कि वो अपनी काउंसलेट, चीन की काउंसलेट जो ह्यूस्टन में है उसको बंद करे, ये दिखाता है कि चीन और अमेरिका के बीच के जो तनाव हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और एक नई कोल्ड वॉर दोनों देशों के बीच में एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। अमेरिका खुलकर भारत का भी समर्थन कर रहा है। गलवान झड़प को लेकर चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। उसमें माना गया है कि गलवान घाटी पर चीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि चीन ने गलवान घाटी में आक्रामकता दिखाई और उसने कोरोना संकट से ध्यान भटकाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। साथ ही चीन दक्षिण चीन सागर के 13 लाख वर्ग मील के पूरे इलाके को गैर कानूनी तरीके से अपना बता रहा है। लद्दाख में चीन ने जो दुस्साहस किया उसे अमेरिका अमान्य बर्ताव करार दे रहा है। भारत ने 59 चीनी ऐप भी बैन कर दिए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि यह फैसला बिल्कुल सही था। It's important that democracies like ours work together, especially as we see more clearly than ever the true scope of the challenge posed by the Chinese Communist Party. Our infrastructure projects, our supply chains, our sovereignty, and our people's health and safety are all at risk if we get it wrong. The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. चीन की करतूतों ने उसे दुनिया का दुश्मन बना दिया है। तभी तो अमेरिका कह रहा है कि अब वो चीनी जासूसों को रोकने के लिए भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश के साथ मिलकर काम करेगा। चीन से गहराती दुश्मनी के बीच अमेरिका की हिंदुस्तान से दोस्ती और मजबूत हुई है। वहीं ब्रिटेन भी खुलकर भारत के समर्थन में आ चुका है। उच्चायुक्त फिलिप बार्टन्स ने कहा है कि भारत 25 साल पहले वाला नहीं रहा, काफी बदल चुका है। चीन को भी ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।